Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT and I'm also founder of this academy. CMT Academy was primarily launched for those physiotherapists who are seeking to clear the Gulf license examination. But right now CMT has several other projects. One of the projects we have that is the presentation series in which I basically teach from the different presentation series on demand by coming from different physiotherapists, coming from different students. Well, so लेट्स कंटिन्यू इसके ऊपर मैं ऑलरेडी तीन चार और प्रेजेंटेशंस बना चुका हूँ उनके ऊपर लेक्चर्स दे चुका हूँ और मेक श्योर वन थिंग लेट मी कन्फेस दैट कोई भी प्रेजेंटेशन हो जो कोई और बनाता है तो मैं उसको क्रेडिट जरूर देता हूँ तो अगेन दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट बीइंग क्रिएटेड बाय माई सेल्फ एंड दिस इज क्रिएटेड बाय वन ऑफ द ग्रेट टीचर डॉक्टर वकार अफजल साहब उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है और उन्हीं के ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ ओके सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक इज द गेट और गेट के ऊपर आज हम बात करेंगे नॉर्मल गेट एबनॉर्मल गेट तो एज यू कैन सी वी हैव अ नॉर्मल गेट पेट्रन एंड क्रिएटेड बाय द डॉक्टर मोहम्मद वकार अफजल साहब और उसी का हम आगाज करते हैं राइट तो लेट्स सी इसमें क्या क्या आ जाता है उसको हम करेंगे पहले तो मैं गेट को एक्सप्लेन करता हुआ चलूं गेट को अगर हम आसान एक लाइन में एक्सप्लेन करें दैट इज सिंपली अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग चलने का जो तरीका होता है उसको हम कहेंगे गेट नंबर वन तीन वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहले है गेट गेट मतलब सिंपली चलने का तरीका जिसको अगर हम उसको गेट साइकिल तब कहेंगे जब जितने भी उसमें स्टेप्स होते हैं लेट्स सपोज टोटल उसमें दो फेजेस होते हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे टोटल आठ सब फेजेस होते हैं पांच और तीन मिलाकर आठ होते हैं तो जब पहला गेट एक पहला जो स्टेज है सब स्टेज है वो आप स्टार्ट करके जब उसको खत्म नहीं करते तब तक वो गेट साइकिल नहीं कहलाएगी उसको हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं दूसरा वर्ड यूज था एक तो गेट हो गया गेट जो आप और मैं नॉर्मल जब हम चलते हैं अगर हमारी चाल में कोई भी थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है किसी भी एब्नॉर्मलिटी की वजह से हिप की वजह से पेल्विस की वजह से नी की वजह से या एंकल की वजह से तो वो एब्नॉर्मल गेट में आ जाता है किसी भी वजह से किसी मसल की वजह से हम ट्रेंडलबर्ग गेट वर्ड यूज करते हैं पार्किंसन गेट यूज करते हैं स्ट्रोक गेट यूज करते हैं इस तरह करके वो आ जाता है एब्नॉर्मल गेट तीसरा होता है गेट पैटर्न गेट पैटर्न मतलब ये एक नॉर्मल जो हम चलते हैं वो गेट है हमारा जब गेट पैटर्न हम वर्ड यूज करेंगे ना तो वो हर लोग वो पेशेंट जो कभी कोई वॉकिंग एड यूज करते हैं लाइक क्रच हो गया लाइक स्टिक हो गई केन हो गया जब उनके सहारे वो चलते हैं लेट सपोज वो जो पैटर्न कहलाता है तो एबनॉर्मल पेशेंट्स आई नीड टू यूज दिस वर्ड एबनॉर्मल पेशेंट्स का जो चलने का तरीका है ना दैट इज एबनॉर्मल पैटर्न ठीक है उसको वहां पर हम गेट पैटर्न वर्ड यूज करेंगे एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल पर्सन जब हम नॉर्मल एज ए हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है वी हैव अ नॉर्मल गेट लेट्स सपोज तो हमारे यहाँ वर्ड जो यूज होगा वो नॉर्मल यूज होगा तो तीन वर्ड है एक है गेट जो नॉर्मल पर्सन के लिए यूज होता है गेट पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं उनके जिसमें टू पॉइंट गेट है थ्री पॉइंट गेट है और तीसरी कैटेगरी आ जाती है एबनॉर्मल जो कंप्लीटली एबनॉर्मल गेट जो अडॉप्टेड होता है पार्किंसन हो गया स्ट्रोक हो गया इस तरह की, ठीक है तो लेट्स लुक टू ईच एंड एवरी वर्ड उसके पैरामीटर्स के ऊपर भी बात करते हैं अब जैसे आपके सामने एक रैंडम पिक्चर बनी हुई है और दिस इज अ नॉर्मल गेट पैटर्न कह लें या हम देखें ओके जी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें यूज कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है लाइक काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स दोनों जो है वो बायोमेकेनिक्स की कह लें कि डिविजन्स हैं काइनेटिक्स ये होता है कि जब आप सिर्फ फोर्स की बात कर रहे होते हो काइनेमेटिक्स जब आप फोर्स के अलावा हर चीज की बात करते हो मिसाल किसी भी आप ऐसी मोशन की बात करें जिसमें सिर्फ फोर्स का वर्ड यूज हो आप सिर्फ उसकी स्टडी करें तो वो काइनेटिक्स है एक सिनेरियो देता हूँ कि मैं यूजुअली यही बायोमेकेनिक्स भी पढ़ाता हूँ तो यही सिनेरियो देता हूँ let's suppose when a footballer kicks a football with a 20 Newton force. Here you have only given a Newton, which is the unit of a force. तो यहाँ पर आप स्टडी सिर्फ फोर्स को कर रहे हो यू आर ओनली कंसर्न विद that how much force Newton force was basically hit by the footballer being kicked by the footballer, right? But when we talk about the other than force, when you talk about the time, space, that again now if I'm giving the same example, when a footballer kicks a dash Newton force नहीं दिया गया, right? But a football goes with a 20 meter per second in a north direction and reaches to the destination in a 1 minute लेट्स सपोज तो यहाँ पर आप टाइम की भी बात कर रहे हो स्पेस की भी बात कर रहे हो लेकिन फोर्स की बात नहीं कर रहे इन शॉर्ट तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ओनली excluding the every other thing that study comes into the kinetics when you talk about the other things time space distance everything velocity except the force you now you will study into the kinematic और ये दोनों के दोनों बायोमेकेनिक्स में
देन उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक गेट। गेट मतलब अगेन जिस तरह मैंने बताया स्टाइल ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। और उसके फिर उसमें कुछ फिनोमेना वो आते हैं, सब स्टेजेस आते हैं, जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मेनली जो गेट है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, लेकिन वो गेट नहीं, गेट साइकिल डिवाइडेड। और गेट साइकिल हम तब यूज करेंगे जब भी आपका गेट शुरुआत होती है। मिसाल के तौर पे एक गेट में 8 सब फेजेस हैं टोटल मिलाकर, 5 स्टांस में, 3 स्विंग में, टोटल 8 है। अब जब स्टांस का पहला सब स्टेज जैसे स्टार्ट होगा और जब तक वो स्विंग के लास्ट फेज तक नहीं जाता, मतलब पहला सब स्टेज स्टार्ट हुआ और लास्ट तक 8वें तक जब कंप्लीट होगा, तो ये गेट साइकिल। साइकिल तभी होता है ना जब साइकिल चलती है, टायर जहां पर आप घुमाते हो उसको, जो वो चलता है। तो जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं ना होती, तो मतलब जिस तरह हम रोलिंग वर्ड यूज करते हैं, तो साइकिलिंग का मकसद ये है कि इनिशियल पॉइंट जब तक टर्मिनल पॉइंट तक नहीं जाती, तब गेट साइकिल कंप्लीट नहीं होती। सेम विद गेट साइकिल्स में भी यही होता है, सर्किट कंप्लीट करना होता है। उसमें जो पहला सब फेज है, ये दोबारा जब तक खत्म नहीं होता और दोबारा जनरेट नहीं होता, तो एक गेट साइकिल कंप्लीट होती है। तो गेट साइकिल मतलब जो पहला स्टेज है, दैट इज द हील स्ट्राइक, इनिशियल कांटेक्ट। तो और लास्ट क्या है, टर्मिनल स्विंग फेज। स्विंग के भी 3 फेजेस हैं, इनिशियल, मिड और टर्मिनल। तो जब भी आप एक हील स्ट्राइक करते हो, हील स्ट्राइक मतलब इनिशियल कांटेक्ट जब आपने किया, जब तक ये 8 फेजेस कंप्लीट करके दोबारा हील स्ट्राइक आप नहीं ना करते, आपका एक गेट साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, चलने से पहले जब आप पहले राइट पैर अपना रखते हो, तो अपनी एड़ी पहले रखते हो, दैट इज योर हील स्ट्राइक। जब आपने हील स्ट्राइक किया, हील रखी, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आए, अब जब तक इसी राइट वाली का, मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, राइट के बाद आप लेफ्ट रखोगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, राइट के बाद लेफ्ट रखा, दोबारा जब राइट रखोगे, तो राइट के एक हील स्ट्राइक से राइट के दूसरे हील स्ट्राइक तक एक गेट साइकिल कहती है। उसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, स्ट्राइड लेंथ, STRID। एक होती है स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ होती है दो डिफरेंट पैरों के दरमियान। जब आपने पहले राइट रखा, फिर दोबारा वैसे बात लेफ्ट ही रखोगे, वरना गिर जाओगे, एक टांग के ऊपर थोड़ा ना हम चलते हैं। जब आपने राइट रखा, फिर आपने लेफ्ट रखा, तो राइट और लेफ्ट के दरमियान स्टेप लेंथ होगी, STEP, नॉर्मल जिस तरह हम स्टेप लेते हैं। जब आपने राइट रखा, लेफ्ट रखा, एक स्टेप लेंथ होगी, फिर दोबारा राइट रखोगे तो दूसरा स्टेप लेंथ आ गया। लेकिन राइट से राइट, सेम पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस है, राइट से राइट का स्ट्राइड है, लेफ्ट से लेफ्ट का स्ट्राइड है। लेकिन राइट से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो, अपोजिट के दरमियान स्टेप लेंथ होता है, जो कि नॉर्मली वो हम उसको देखते हैं। तो नॉर्मल गेट साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड है। स्टांस फेज, स्टांस मतलब खड़े रहना। जब तक आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में आए, इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, दैट वो जो भी फेजेस होंगे वो स्टांस फेज में आएगा। और एक गेट साइकिल के 60% वो कंज्यूम करती है। मतलब टोटल अगर 100% गेट साइकिल एक लेती है, तो 60% स्टांस है, मतलब 60% चलते वक्त आप जमीन से कांटेक्ट में रहते हो। और स्विंग फेज जब जब आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में नहीं होता, उसे हम स्विंग कहेंगे, जो कि 40%। तो इनका वर्ड ही होता है झूला। झूला कभी भी जमीन से लग के नहीं चलता, जमीन से ऊपर चलता है। तो इसको याद रखने के लिए ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऑन द ग्राउंड स्टांस फेज है, जो कि आगे चल के 5 छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड है। और स्विंग फेज ऑफ द ग्राउंड है, जो आगे चल के 3 सब फेजेस में डिवाइड है। तो स्टांस फेज जो है सपोर्टिंग फेज है, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, आप जमीन के साथ कांटेक्ट में रहते हो। अगर जमीन से कांटेक्ट में नहीं रहोगे, तो वो ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा, जो कि स्विंग में आ जाएगा। और इसीलिए स्विंग जो है वो अनसपोर्टेड फेज है, और वो 40% गेट है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज है। सिंगल लिम्ब सपोर्ट। सिंगल लिम्ब सपोर्ट मतलब, जब आपकी, नाम ही बता रहा है, एक टांग ना, दो टांगे हैं आमतौर पे। तो सिंगल लिम्ब सपोर्ट मतलब जब आपकी नॉर्मल नॉर्मल जब आप वॉक कर रहे हो, और एक ऐसा फेज आए कि जब आपको फील हो, फॉर एग्जाम्पल आपने राइट पैर रखा, फिर आप लेफ्ट पैर उठाओगे ना, लेफ्ट पैर उठाओगे तो सीट के तो हम नहीं चलेंगे। अगर घसीट के चलेंगे तो वो नॉर्मल गेट में आ जाए। तो जब आप लेफ्ट टांग उठाते हो, तो डेफिनेटली अब आपका वजन किसके ऊपर है? अब वो जो पूरा का पूरा फेज है, जिसमें आपका 1%, एक टांग के ऊपर पूरा का पूरा वजन है, वो सिंगल लिम्ब सपोर्ट कहलाएगा, जो कि बॉडी वेट होता है 1 फुट के ऊपर, और वो 40% होता है। देन डबल लिम्ब सपोर्ट। डबल लिम्ब सपोर्ट मतलब जब आप दोनों पैरों के बल, जब आप चलने से पहले कोई एक ऐसा फेज भी आएगा ना, जब हम खड़े ना भी हो, चलते वक्त ही, जब आप राइट पैर आपने रखा, फिर दूसरा पैर रखोगे ना, लेफ्ट रखोगे, दूसरा पैर रखोगे, तो वो फेज भी तो आएगा ना। फिर लेफ्ट पे रख के फिर राइट आप उठाओगे, तो वो जो दोनों वाला है, वो आप फील करेंगे बिल्कुल थोड़ा होता है। तो वो 20% होता है, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं, मैं खड़े होने की बात नहीं कर रहा, स्टैंडिंग पोजिशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉकिंग, चल, क्योंकि अब हम गेट साइकिल के ऊपर आ गए हैं। तो जब डबल लिम्ब सपोर्ट मतलब जब जब आपका पैर, आपके दोनों पैर जमीन से कांटेक्ट में, देन वी हैव डबल फ्लॉट। डबल फ्लॉट मतलब जब दोनों पैर आपके जो है वो कांटेक्ट में नहीं होते, नीदर द फुट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जस्ट लाइक रनिंग में एक ऐसा फेज आता है जब हम भाग रहे होते हैं, तो कुछ मोमेंट के लिए आपके दोनों पैर ऑफ द ग्राउंड होते हैं, राइट? दैट इज द डबल फ्लॉट, व्हेन द बोथ फीट आर ऑफ द ग्राउंड। मतलब डबल लिम्ब सपोर्ट और डबल फ्लॉट एक दूसरे के अपोजिट है, आसान लफ्जों में, ठीक है।
और सिंगल फ्लोट वर्ड यूज नहीं होते, क्योंकि सिंगल फ्लोट वर्ड तो स्विंग फेज में आ जाए। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिस तरह हैट है। हेड मतलब ये एक वैसा टर्म है जो इंट्रोड्यूस किया था। हेड मतलब हेड आर्म ट्रंक एंड पेल्विस गिल्डन, तो HAT, हेड आर्म ट्रंक, ये इंट्रोड्यूस करवाया था। एल्फमेट ने एक वर्ड यूज किया था कि जो ट्रम है ये बेसिकली हेड यूज किया गया था, हेड आर्म एंड ट्रंक पेल्विस। देन वर्ड वी हैव लोकोमोटर यूनिट। लोकोमोटर मतलब मूवमेंट बेसिकली। So it's a combination of 11 joints, lumbosacral joint, hip, knees, ankle, subtalar and metatarsal phalangeal joint। तो लोकोमोटर यूनिट जब हम गियर साइकिल की बात करते हैं तो हमारे सारे के सारे जॉइंट्स काम करते हैं। मेनली पेल्विस की अगर हम बात करें तो पेल्विस के साथ एक ही जॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज द लंबोसैक्रल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद सारे अगर हम देखें, हिप, नी, एंकल, सबटेलर एंड मेटाटार्सल फालिंजियल जॉइंट, ये सारे पांच राइट साइड पे, पांच लेफ्ट साइड पे, तो टोटल हो गए 11 जॉइंट्स। ठीक है। पेल्विक गिर्डल, गिर्डल की अगर हम बात करें तो पेल्विस गिर्डल में पूरा पेल्विस आ जाता है। दो हिप की बोन्स आ गई, पीछे जो है वो जॉइंट आ गया सकरम का, आगे सिम्फाइसिस, पूरा पेल्विस बेसिकली आ गया। इनफैक्ट लंबोसेक्रल भी इसी में आ गया। तो इज अ बेस ऑफ अ पैसेंजर यूनिट, जो हम लोकोमोटर यूनिट होता है उसका ये बेसिकली बेस है, और मोस्ट सुपीरियर कंपोनेंट लेवल है लोकोमोटर यूनिट का। नॉर्मल पैरामीटर्स, अगर गेट की अगर हम बात करें तो गेट को पढ़ने के लिए हमें नॉर्मल कुछ पैरामीटर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, दरकार होते हैं, जिसके बगैर हम गेट को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टेप विड्थ। स्टेप विड्थ मतलब नॉर्मल जब हम खड़े होते हैं मिसाल के तौर पर, तो दोनों पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस हमारा होता है वो स्टेप विड्थ कहलाता है। विड्थ मतलब चौड़ाई, राइट। लेंथ मतलब लंबाई, इस तरह करके याद रखें। तो यहाँ पर हम विड्थ की बात कर रहे हैं। तो जो विड्थ है वो जब हम नॉर्मल खड़े हो, आप मिसाल आप अब चलने की तैयारी करने लगे हो, लेकिन अभी आप चले, आपने पैर नहीं उठाया कोई भी, तो नॉर्मल जो दो पैरों के दरमियान होना चाहिए that कितना होता है, मतलब वो 5 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 इंच के दरमियान। ये बेस ऑफ सपोर्ट भी कहलाता है, लेकिन बेस ऑफ सपोर्ट की डेफिनेशन है द एरिया बीनीथ दी सपोर्टिंग, और मिसाल के तौर पे जब आप खड़े होते हो तो आपके दो पैरों ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है दैट इज बेस ऑफ सपोर्ट। लेकिन जब आप बैठ जाते हो मिसाल के तौर पे, जब आप बैठ जाओगे तो आपने पेल्विस ने, आपके बटक्स ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो बेस ऑफ सपोर्ट है। तो बेस ऑफ सपोर्ट वेरिएबल है, जब आप लेट जाते हो तो आपकी बॉडी ने जितना ऑक्यूपाई किया वो बेस ऑफ सपोर्ट है। लेकिन जो स्टेप विड्थ है वो हमेशा जब स्टैंडिंग पोजीशन में आपके दो पैरों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, वो ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस की बात करें। इसको आप ऐसे भी याद रखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट फीट ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन बिफोर यू वॉक, दैट इज द स्टेप विड्थ, जो कि नॉर्मल होता है 2 से 4 इंच। स्टेप लेंथ और स्ट्राइड लेंथ दो वर्ड है। स्टेप मतलब दो अपोजिट के दरमियान, स्ट्राइड मतलब दो सेम के दरमियान। स्टेप लेंथ मतलब जब आपने राइट पैर रखा, डन हो गया, राइट पैर आपने रखा, फिर उसके ऊपर फेजेस होंगे वो हम बाद में देखेंगे। राइट के बाद इमीडिएटली आप लेफ्ट रखोगे, राइट के बाद जब आपने लेफ्ट रखा तो राइट और लेफ्ट के दरमियान जो अपोजिट पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो होता है स्टेप लेंथ, राइट। और नॉर्मल कितना होता है, 35 से 41 सेंटीमीटर के दरमियान। ठीक है, इतना इतना नॉर्मल की अगर हम बात बात करें। और राइट के बाद आपने लेफ्ट रखा तो ये एक स्टेप लेंथ, लेफ्ट के बाद आप दोबारा राइट रखोगे तो ये दूसरा स्टेप लेंथ, और राइट से राइट का जो होगा वो गेट साइकिल, उसको स्ट्राइड लेंथ कहा जाता है, जो कि इसका डबल होता है। तो एक स्ट्राइड लेंथ में दो स्टेप लेंथ आते हैं, तो 35 को डबल करो तो 70 से 82 स्ट्राइड लेंथ होता है, जो हम आगे डिस्कस करें। और नॉर्मल स्टेप ड्यूरेशन, राइट से लेफ्ट पैर रखने का डिस्टेंस नॉर्मल पर्सन में कितना होता है, लेस देन 1। दूसरा वर्ड है स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ मतलब दो सेम के दरमियान, राइट से राइट का, लेफ्ट से लेफ्ट का। तो जब लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द सेम राइट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट डिस्टेंस, दैट इज द stride length. So the linear distance between the plane of progression between the successive points of floor to floor contact at the same foot, और ये नॉर्मल होता है बस एक स्ट्राइड लेंथ में दो स्टेप लेंथ होते हैं। स्टेप लेंथ कितनी होती है, 35 से 41 सेंटीमीटर, तो उसको डबल कर दो तो स्ट्राइड लेंथ में कितना होगा, 70 से 82, 72 सेंटीमीटर। और इसी एक स्ट्राइड लेंथ को एक गेट साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप एक हील स्ट्राइक करते हो, दूसरा हील स्ट्राइक जब सेम फुट का करना होगा तो गेट साइकिल कंप्लीट होगी। तो वन स्ट्राइड लेंथ इज इक्वल टू वन गेट साइकिल। तो गेट साइकिल में एक स्ट्राइड लेंथ आती है और दो स्टेप लेंथ आते हैं। ठीक है। और स्ट्राइड लेंथ का ड्यूरेशन कितना होगा, इसमें डबल होता जाएगा। अगर स्टेप लेंथ लेस देन 1 सेकंड था तो इट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 1। लेटरल पेल्विक शिफ्ट, लेटरल पेल्विक शिफ्ट जब हम चलने लगते हैं तो अगर आपने राइट पैर पहले रखा, जैसे ही राइट पैर रखोगे तो पेल्विस भी आगे बढ़ेगा। जब आपने राइट के ऊपर वजन दिया तो राइट साइड पे पेल्विस नीचे आ जाएगा, दैट वुड बी द लेटरल पेल्विक शिफ्ट। तो साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द पेल्विस
ड्यूरिंग द वॉकिंग, फिर आप लेफ्ट रखोगे तो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा। दैट, और वो कितना होगा, 2.5 से 5 सेंटीमीटर, 2.5 to 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव अ पेल्विक रोटेशन। पेल्विक रोटेशन इट इज नेसेसरी। पेल्विस की रोटेशन जरूरी है। जब हम राइट पैर आगे रखते हैं तो हमारा पेल्विस भी रोटेट करता है। इट्स नेसेसरी टू लेसन द एंगल ऑफ फीमर विद फ्लोर, तो लेंथन, राइट। तो पेल्विक की रोटेशन इज आल्सो मैंडेटरी। अब मैं आपको जो बेसिक हमने चीजें पढ़ी पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ऑन द फर्स्ट पहले चीज देखेंगे, आपके पास स्टेप लेंथ है जो कि 35 से 41 सेंटीमीटर है। अब देखें इस बंदे ने पहले राइट पैर अपना आगे रखा, राइट। पहले इसने जैसे ही अपना राइट पैर आगे रखा, ओके, फिर उसके बाद लेफ्ट रखा, तो राइट से लेफ्ट का जो डिस्टेंस है वो एक स्टेप लेंथ है। फिर जब राइट के बाद उसने लेफ्ट रखा, एक स्टेप लेंथ हो गया, वो दोबारा राइट रखेगा, तो राइट से लेफ्ट का दूसरा स्टेप लेंथ, और लेकिन राइट से राइट का एक स्टेप लेंथ। तो ये इस तरह करके आप याद रखें। देन वी हैव अ cadence। cadence मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन वन, टेकन इन यूनिट ऑफ टाइम। 1 मिनट में आप जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स कदम लेते हो वो कैडेंस कहलाता है। नॉर्मल कितना होता है, 113। 113 कदम हम नॉर्मली वॉक के दौरान लेते हैं 1 मिनट के दरमियान, इसे हम कहेंगे कैडेंस। वॉकिंग स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर हम बात करें, मतलब चलने की स्पीड बेसिकली, तो वो स्पीड ऑफ एम्बुलेशन ऑन स्मूथ लेवल सरफेस नॉर्मली कितनी होती है, 262 फीट पर मिनट। मतलब नॉर्मल वॉकिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो ये होती है। वेलोसिटी हमें पता होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। एंगल ऑफ टो आउट, जो हमारे टो की एंगल होती है वो नॉर्मली लेस देन 7 डिग्री या 7 डिग्री होती है। तो ये एक एंगल है जो कि विच इज फाउंड बाय द लाइन ऑफ द प्रोग्रेशन एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फुट नॉर्मल। और नॉर्मल एंगल कितनी होती है, 7 डिग्री। GRF, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जब हम पैर रखेंगे जमीन के साथ, जाहिर सी बात है ग्राउंड भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इट्स द सम ऑफ द थ्री फोर्सेस बेसिकली। तीन फोर्सेस का ये मिक्सचर है बेसिकली, वर्टिकल फोर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स एंड लेटरल फोर्स। ठीक है। वर्टिकल फोर्स भी हमारे ऊपर लग रहा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी और लेटरल फोर्स भी। और ये तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं ये बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं, विच इज क्वाइट इक्वल एंड अपोजिट टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय द फुट, जस्ट लाइक न्यूटन थर्ड लॉ। तो जब हम चलने लगते हैं तो हमारे पैर ने और बॉडी ने जितने फोर्सेस लगाता है, जितने फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल जब हम पैर रखेंगे तो हमारा पैर जमीन को फोर्स देगा, जब फोर्स लगेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, दैट वुड बी, उसके ऊपर हम वजन देंगे तो यहाँ से जो GRF है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, वर्टिकल फोर्स लगाएगा। उसके ऊपर दूसरा, जब हम उसके ऊपर वजन देके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी द प्रोपल्सिव फोर्स, दैट उसको आप एंटीरियर पोस्टीरियर में काउंट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स की अगर हम बात करें, जो हमारे पास लेटरल पेल्विक शिफ्ट हो रहा है, जब आप राइट पे रखोगे तो सारा का सारा वजन राइट टांग पे आती जाएगा, तो आप लिटरली शिफ्ट हो रहे हो। तो इस तरह करके तीन फोर्सेस लग रहे थे, और उसी तरह इक्वल और अपोजिट और इक्वल हमारे पास बॉडी जो ग्राउंड है वो भी लगा रहा होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए। सीधी बात है, यही बात है कि जब आप अगर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो वहां पर जब आप चलने लगते तो आप पैर नहीं रख पा रहे होते, बिकॉज रिएक्शन नहीं आ रहा होता। मसल टास्क भी लग रहा होता है। मसल टास्क हमारे पास रोटेशनल फोर्स है, तो ये मसल एक्शन है टू वर्क अगेंस्ट द GRFV, ग्राउंड रिएक्शन जो फोर्स है उसके अगेंस्ट ये हमारे पास मसल टास्क लगता है, मतलब रोटेशनल फोर्स आसान लफ्ज में। देन वी हैव अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पर सबसे ज्यादा, अब अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ग्राउंड भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे ऊपर लग रहा है। तो बॉडी में ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो बॉडी में, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में सब सब हर चीज पे लगता है, लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर, लेकिन मैं फिलहाल वॉकिंग जीट साइकिल की बात करें तो हम इंसानों की बात करेंगे। तो इंसानों में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, और बॉडी में वो पॉइंट है जस्ट फ्यू सेंटीमीटर एंटीरियर टू द सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा। इंसानों में जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हो तो कुछ सेंटीमीटर आगे सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा पे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। जब स्टैंडिंग पोजीशन में उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन आप क्रॉस करोगे, मिसाल के तौर पर स्कल टू, अगर हम किसी को स्कल से ड्रिल करते हैं तो वो लाइन सेंटर स्पाइनल केनाल से गुजरती हुई जाएगी, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी बीचों बीच क्रॉस करेगी। दैट लाइन इज इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो वी हैव अ टू वर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर मैक्सिमम फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है और जहाँ पर बाकी फोर्सेस भी लग रहे होते हैं। और वो बॉडी में पॉइंट लैंडमार्क कौन सा है, एंटीरियर टू द फ्यू सेंटीमीटर एंटीरियर टू द सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा। देन वी हैव अ सेंटर ऑफ प्रेशर। जो जब आप चलने लगते हो तो जो आपके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, प्रेशर इज आल्सो फोर्स बेसिकली, तो वो उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है।
पावर जनरेशन एंड पावर एब्जॉर्प्शन। ओके जी, अब हम डिवीजन अगर हम गेट साइकिल की बात करें तो मेनली गेट साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड है, स्टांस और स्विंग फेज। स्टांस मतलब जब जब आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में हो, स्विंग मतलब जब जब आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में ना हो। तो स्टांस फेज मजीद तीन हिस्सों में डिवाइडेड है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इनिशियल कांटेक्ट है, लोडिंग है। अच्छा, दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक आरएल है, रेंचोस लॉस एमिगोस है, और एक ट्रेडिशनल वर्ड है। ट्रेडिशनल मतलब जनरल वर्ड है, और आरएलए के हिसाब से हर स्टेज का नाम दिया गया है। बस फर्क थोड़ा बहुत है, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब जो स्टांस फेज है वो मजीद पांच हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। इनिशियल कॉन्टेक्ट नाम ही बताता है, इनिशियल कॉन्टेक्ट मतलब पहला पहला कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्टेक्ट का दूसरा नाम हील स्ट्राइक। हील स्ट्राइक मेडिकल वर्ड है, जब जब आपकी हील स्ट्राइक करती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इनिशियल कॉन्टेक्ट और हील स्ट्राइक, उसके दौरान जब आप चलने लगते हो तो आपका जमीन के साथ जो कांटेक्ट आपकी एडी का पहला पहला बनता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्ट्राइक, इनिशियल कांटेक्ट। दूसरा नाम हील स्ट्राइक। जब आपने इनिशियल कांटेक्ट किया, अब उसके ऊपर आप वजन देना शुरू करोगे, दैट्स व्हाई दिस इज अ लोडिंग रेस्पॉन्स। लोडिंग रेस्पॉन्स, ठीक है। और इस दौरान आपके जो पैर के आर्चेस हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और आपका पैर फ्लैट हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फुट फ्लैट, ठीक है। ये भी याद रखो। तो लोडिंग रेस्पॉन्स का दूसरा नाम फुट फ्लैट है। अब जब लोडिंग रेस्पॉन्स के बाद आप उसके पूरा वजन देना शुरू करते हो तो आपका पूरा वजन एक टांग के ऊपर आ जाते हो, और ये बिल्कुल स्टांस फेज का बीचों बीच फेज है, इसीलिए इसको मिड स्टांस कहा जाता है। और मिड स्टांस दोनों लैंग्वेज में मिड स्टांस ही रहता है, आरएलए के अकॉर्डिंगली भी और ट्रेडिशनली अकॉर्डिंगली। उसके बाद जब आपने पैर रखा तो पहली पहली चीज आपने क्या रखी थी, हील। अब हील को उठाने की बारी है, तो लोडिंग रेस्पॉन्स के बाद मिड स्टांस, मिड स्टांस के बाद जब आप अपनी एडी उठाते हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हील ऑफ स्टेज। हील ऑफ स्टेज एक वर्ड में जो है वो उसको कहा जाता है। और जैसे आपने एड़ी उठाई, ठीक है, एड़ी आपने उठाई तो यहाँ पर स्टांस फेस खत्म हो गया, हील ऑफ में स्टांस फेस खत्म हो गया, इसीलिए इसको टर्मिनल स्टांस भी कहा जाता है दूसरी लैंग्वेज। फिर एडी उठाने के बाद आप पंजा उठाओगे, दिस इज कॉल्ड द टो ऑफ। अब टो ऑफ करके आप किस फेज में जा रहे हो, स्विंग फेज में, इसीलिए टो ऑफ का दूसरा नाम फ्री स्विंग फेज। इस तरह करके पांच सब फेजेस स्टांस फेज के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर प्री स्विंग में जाने के बाद वो जाहिर सी बात आ जाएगा स्विंग फेज में। स्विंग फेज में जैसे ही गया तो वो कहलाएगा इनिशियल स्विंग। इनिशियल स्विंग, स्विंग का आगाज हो जाना, जिस तरह इनिशियल कॉन्टेक्ट था, अब इनिशियल स्विंग है। इनिशियल स्विंग के बाद मिड स्विंग है, मिड स्विंग के बाद स्विंग फेज खत्म होगा तो वो टर्मिनल स्विंग। तो स्विंग फेजेस तीन हिस्सों में डिवाइडेड है और स्टांस पांच में डिवाइडेड है। और इसमें ये जो दोनों आ जाते हैं इनिशियल कांटेक्ट और लोडिंग, इसमें आप क्या कर रहे हो, वेट को एक्सेप्ट करते हो, आपकी बॉडी स्टिल कांटेक्ट में है, वेट को एक्सेप्ट करे, इसलिए इसको वेट एक्सेप्टेंस कहा जाता है। मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस के दौरान आपका मेन फोकस वजन एक टांग के ऊपर होता है, और वो सिंगल लिम्ब सपोर्ट हमारे पास होता है, ठीक है। और स्विंग फेस में तो आप समझो कि टांग को आगे बढ़ाने लगते हो, आगे बढ़ाना इज एडवांसमेंट, ठीक है। अब मैं सबकी छोटी छोटी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट फेज है, गेट फेजेस है, इनिशियल कांटेक्ट, आईसी मतलब इनिशियल कांटेक्ट। इनिशियल कांटेक्ट का दूसरा नाम लोडिंग रेस्पॉन्स। अगर आप सॉरी हील स्ट्राइक। अब जब आप देखेंगे तो राइट पैर इस मॉडल ने, स्केलेटल ने पहले पहले राइट पैर जो है वो आगे रखी है, तो जब जब एडी उसकी कांटेक्ट में आएगी, दैट वुड बी द हील स्ट्राइक। इसी को इनिशियल कांटेक्ट का नाम दिया जाता है। बात हो रही है राइट की, लेफ्ट तो अभी तक इसने शुरुआत नहीं की। जैसे ही राइट रखी उसके बाद ये डोर्सिफ्लेक्शन पोजीशन में, अब इसके ऊपर ये वजन देना शुरू करेगा, इसीलिए इसका नाम है लोडिंग रेस्पॉन्स, या लोडिंग रेस्पॉन्स, या दूसरा नाम इसका क्या होगा, फुट फ्लैट, क्योंकि इसके दौरान आर्चेस डिसअपियर हो जाते हैं और पैर फुट फ्लैट हो जाता है। लेकिन इसके दौरान एक और इसकी पहचान है कि इसके दौरान जो लेफ्ट पैर है वो स्टिल ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, इसीलिए इसको लोडिंग रेस्पॉन्स कहा जाता है। यहाँ पर एक टांग के ऊपर 70% राइट पे वजन है, 20 to 30 लेफ्ट पे वजन है। लोडिंग रेस्पॉन्स के बाद इमीडिएटली जब आप दूसरी टांग भी उठाने लगते हो तो पूरा 100% सिंगल लिम्ब सपोर्ट वेट आ जाता है एक टांग के ऊपर, राइट टांग के ऊपर, इसलिए इसका नाम मिड स्टांस है। और ये पांच का आधा क्या होगा, तीन, ठीक है। तो पांच का जो बिल्कुल पांच फेजेस का जो बीच वाला फेज है मिड स्टांस है, मतलब स्टांस फेज का बीचों बीच है, इसीलिए इसको मिड स्टांस कहा जाता है। इसके बाद चौथे में आएंगे, तो मिड स्टांस के बाद अब स्टांस फेज को हमने खत्म करना है, तो दैट वुड बी द टर्मिनल स्टांस। लेकिन उस दौरान आप उठाओगे उसको कैसे, पहले आप एडी उठाओगे, जैसे एडी उठाओगे तो उसका नाम है हील ऑफ, ठीक है। और उसके बाद स्टांस फेस खत्म, इसीलिए हील ऑफ का दूसरा नाम टर्मिनल स्टांस है। और हील उठाया, अब आप पंजा उठाओगे, इसको कहेंगे टो ऑफ। टो ऑफ जैसे आपने की तो मतलब आपका स्टांस फेस खत्म हो गया, अब आप स्विंग फेज में जाने की तैयारी में, इसीलिए ट्विंग फेज का दूसरा नाम है प्री स्विंग, स्विंग में जाने की तैयारी। और फिर हमारे पास तीन स्विंग फेज है, इनिशियल स्विंग फेज है, मिड है और टर्मिनल। इन सब के परसेंटेज है गेट साइकिल में।
कि इनिशियल कांटेक्ट में कितना लोड आता है कितना। अब जो इनिशियल कांटेक्ट है वो गेट साइकिल का 10% होता है, और जो मिड स्टांस और बाकी तीनों है वो 30% होते हैं, और लास्ट वाला 20% होता है। तो मतलब 10, 40 और 20, मतलब 10% होता है इनिशियल कांटेक्ट, 40% होता है बीच वाले तीन, लोडिंग, लोडिंग मिड स्टांस एंड टर्मिनल, और 10% लास्ट वाला होता है। इसीलिए होता है ये 60% गेट साइकिल होती है स्टांस फेज की। और फिर आ जाता है आपका मिड स्विंग, और इसके दौरान हिप्स के ऊपर मूवमेंट कौन सी हो रही है? अगर आप पिक्चर पे भी देखेंगे तो डोर्सिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब एंकल पे भी मूवमेंट हो रही है, एज यू कैन सी पिक्चर। ये हम वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको, अब हम एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल गेट पैटर्न, मतलब एक एक सेगमेंट को अगर हम डिटेल में देखें, अलाइनमेंट की देखें, तो हमारा हेड इरेक्ट होता है, शोल्डर लेवल्ड होते हैं, ट्रंक वर्टिकल होता है। ग्रॉस मूवमेंट की बात करें, जब आप राइट पैर रखते हो तो लेफ्ट हाथ आपका आगे जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रंक रोटेशन। तो दैट इज अ रेसिप्रोकल मूवमेंट, मतलब राइट पैर रखोगे तो लेफ्ट हाथ आगे जाएगा, लेफ्ट रखोगे तो राइट आगे जाएगा। दैट इज अ रेसिप्रोकल। स्टेप लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो नॉर्मल स्टेप लेंथ है 35 से 41 सेंटीमीटर है, तो वही आप जगह जगह ले रहे हो। हाँ, वो अलग बात है, जब आप तेज तेज चलते हो तो स्टेप लेंथ वेरी करती है। फाइन मूवमेंट्स की बात करें तो सजेटल प्लेन्स की मूवमेंट आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर होंगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, और फ्रंटल में साइड में मूवमेंट होगी, और आपकी ट्रांसवर्स प्लेन पे रोटेशंस होती हैं। वाई भी स्टडी द गेट, गेट को क्यों पढ़ना इसीलिए भी लाजम है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती है। किसी का हमने गेट एबनॉर्मल नॉर्मल उसी बुनियाद पे कहना होता है कि हमें पहले पता तो कि गेट नॉर्मल चेक कैसे किया जाता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए अगर प्रोस्थेटिस्ट जो प्रोस्थेटिक लेग लगाते हैं, तो उनको भी गेट से चेक करनी होती है। जिस तरह जो है वो स्ट्रोक के पेशेंट में वो K4 रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि उसका गेट चेंज हो जाता है, उसके गेट को मेंटेन करने के लिए वो उसको प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक डिवाइस मेंटेन करते हैं। शू मैन्युफैक्चर, अगर कहीं पे फुट फ्लैट आ गया, गेट साइकिल के सेकंड स्टेज में ही डायग्नोस हो गया, तो उसमें जो इंसोल पहनाए जाते हैं, तो उसको शू जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बनाने में, जो हम कहते हैं ना ये कंफर्टेबल शूज हैं, जोगर हैं, इस तरह करके, ये वो जो शू मैन्युफैक्चर है वो भी बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम करते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन रिसर्चेस पर्पस के लिए, बायोमैकेनिकल डायग्नोसिस के लिए, कैसे हम कहते हैं कि इसका गेट एबनॉर्मल है? अगर एबनॉर्मल है तो बताएं इस फेज में कौन से मसल्स अफेक्टेड है। अगर किसी का फुट ड्रॉप निकला मिसाल के तौर पे, तो आपके कौन से मसल अफेक्टेड होंगे, उसका गेट क्या होगा? सारा अफेक्टेड हो गया। किसी के ग्लूटस मैक्सिमस, उसका गेट, उसकी वजह से गेट होता है डिस्ट्रोफिक गेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती है। फिर अल्टीमेटली रिहैब हो गया और उसकी रिट्रेनिंग हो गई। फंडामेंटल अगर हम पर्पसेस ऑफ गेट की अगर हम बात करें, बाय द विंटर, मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ हेड आर्म ट्रंक एंड पेल्विक ग्रिडल, मेंटेनेंस ऑफ अपराइट पोस्चर, ये उसके बिल्कुल पर्पसेस हैं कि गेट नॉर्मल क्यों होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फुट ट्रेजेक्टरी जो एंगल बना रहा होता है पैर आपका ड्यूरिंग जो चलते वक्त। जनरेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है जो आपको आगे धकेलने में हेल्प आउट करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जब जब आप ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के साथ कांटेक्ट में करते हो तो कुछ एनर्जी आप भी तो डेसिपेट करोगे, कुछ एक्सेप्ट करोगे, कुछ एब्जॉर्ब करोगे, कुछ रिलीज करोगे। ओके, एंड देन बाय अकॉर्डिंग टू द आरएलए, इसकी जरूरत क्या है कि वेट एक्सेप्टेंस, कुछ अल्फाज दिए गए हैं। वेट एक्सेप्टेंस, जब जब आप उसके ऊपर वेट देते हो, जब जब आप वेट एक्सेप्ट कर रहे होते हो, जो शुरू वाले दो फेजेस हैं, इनिशियल कांटेक्ट और लोडिंग। देन सिंगल लिम्ब सपोर्ट, जो बाद वाले दो हैं, टर्मिनल स्टांस, मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस। और जो सिंगल लिम्ब एडवांसमेंट है, जब आप आगे बढ़ते हो, मतलब स्विंग फेज इन शॉर्ट। तो नाउ लेट्स गो, ये तो एक असाइनमेंट थी, आगे बढ़ते हैं। अब हम गेट साइकिल के आ जाएं, गेट साइकिल को एक्सप्लेन करें जो हम पहले कर चुके हैं। एक ईल स्ट्राइक से दूसरी ईल स्ट्राइक के दरमियान जो कह लें कि टाइम ड्यूरेशन होता है, जो साइकिल बनती है, वो गेट साइकिल कहलाती है। ठीक है। टोटल 8 फेजेस हैं। स्टांस फेज के कितने? 5 हैं। इनिशियल लोडिंग, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको, पहले हमने स्केलेटल मॉडल पे देखा था, अब हम नॉर्मल पर्सन के ऊपर अगर हम देखें, तो इनिशियल कांटेक्ट और लोडिंग रिस्पांस को सिंगल लिम्ब सपोर्ट भी वेट एक्सेप्टेंस का वेट एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और ये इनिशियल डबल लिम्ब स्टांस है। तो इनिशियल कांटेक्ट, अगर आप, बंदे ने पैर कौन सा रखा हुआ? राइट पैर, डोर्सिफ्लेक्शन है मैक्सिमम, डोर्सिफ्लेक्शन और हील कांटेक्ट में है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनिशियल कांटेक्ट। तो यहाँ पर कौन से मसल सबसे ज्यादा काम करेंगे? कि पहले सेंटीरियर जो डोर्सिफ्लेक्शन है, काफ के मसल स्ट्रेच्ड है, और मूवमेंट्स एंकल पे हो रही है, मूवमेंट कौन सी हो रही है? डोर्सिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है। फिर लोडिंग रेस्पॉन्स में जब ये डोर्सिफ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन में आता है, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट मसल्स काम करेंगे। नी पे भी मूवमेंट देखेंगे तो नी पे भी स्लाइड फ्लेक्शन होने लगी है, और एंकल पे डोर्सिफ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन, लेकिन दूसरी टांग स्टिल कॉन्टेक्ट में है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं मिड स्टांस की तरफ। अगर हम आ जाते हैं मिड स्टांस के ऊपर, एक टांग के ऊपर, राइट के ऊपर पूरा का पूरा वजन होता है, दूसरी टांग ऑफ द ग्राउंड होती है बेसिकली। तो 110% वेट आपका राइट लेग के ऊपर है। दिस इज द सिंगल सपोर्ट। और जब अ, अ, इसके बाद क्या आएगा, टर्मिनल स्टांस, जिसमें आप हील ऑफ करते हो, लेकिन उस दौरान, हील ऑफ के दौरान, आप जो दूसरी टांग है वो जमीन पर रख देते हो। दूसरी टांग का अब क्या हो गया, हील स्ट्राइक। तो दूसरी टांग की भी गेट साइकिल शुरू हो गई, लेकिन आपकी अभी स्टांस फेस खत्म होने वाला है, उसका अभी शुरू हुआ है बेसिकली। इसीलिए इसका नाम है टर्मिनल स्टांस। तो मूवमेंट आप देखते जाए और मसल्स उस हिसाब से काम करते जाएंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम जाते हैं स्टांस पे, कितना होता है, 60% होता है। इनिशियल कांटेक्ट वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ओके जी। अब इनिशियल कांटेक्ट का दूसरा नाम हील स्ट्राइक है। अब सारा का सारा फोकस राइट पे, राइट आर्म पे रखिएगा, इसलिए इन्होंने उनकी मार्किंग भी की। और ये जो लाइन से फोर्स जनरेट हो रहा है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टली सीओजी पे लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बेसिकली। आईसी इनिशियल कांटेक्ट, एला लोडिंग रेस्पॉन्स, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस और फ्री स्विंग, या जिसको आसान लफ्जों में फ्री स्विंग का दूसरा नाम टॉ ऑफ भी कहा जाता है। स्विंग फेस में तीन होते हैं। स्विंग फेस को समझने के लिए मैं आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अगर हम राइट लेग की बात करेंगे ना, तो जब जब आपकी राइट टांग लेफ्ट के कंपेयर में पीछे हो, अगर आप इधर से देखेंगे तो एंकल स्टिल पीछे है, तो वो होगा इनिशियल स्विंग। और जब जब ये टांग आगे बढ़ने लगे मिसाल के तौर पे, और टांग दूसरी टांग को, अपोजिट टांग को क्रॉस करने लगे, तो वो आ जाएगा मिड स्विंग में। और मिड स्विंग में मैक्सिमम नी की फ्लेक्शन होती है। और फिर आगे चल के जब ये खत्म होने लगे तो वो टर्मिनल स्विंग हो गया। इस तरह करके भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आरएलए और इसका दो वर्ड में बता चुका हूँ, रेंचो, लॉस एमिगोस की क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल इनिशियल कांटेक्ट का दूसरा नाम हील स्ट्राइक है, क्योंकि उस दौरान हील स्ट्राइक कर रही होती है ग्राउंड के साथ। लोडिंग रेस्पॉन्स का दूसरा नाम फुट फ्लैट है। फ्लैट फुट अलग है, फुट फ्लैट अलग है। फुट फ्लैट एक स्टेज है, और फ्लैट फुट एक एबनॉर्मलिटी है जिसमें आर्चेस डिफेयर हो जाते हैं। वो अक्वायर्ड भी होता है, कंजेनाइटल भी होता है। फुट फ्लैट एक स्टेज है, याद रखिएगा। तो इस दौरान क्या होता है, लोडिंग रेस्पॉन्स के दौरान क्या होता है कि हील स्ट्राइक से जब आप आगे बढ़ते हो तो वजन देना शुरू करते हो, तभी उसका नाम लोडिंग है। उस दौरान पैर के आर्चेस गायब हो जाते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम फुट फ्लैट है। मिड स्टांस का दूसरा नाम मिड स्टांस ही है। देन वी हैव अ टर्मिनल स्टांस, मतलब स्टांस से जहां पर खत्म होने लगे। इसका दूसरा नाम, इस दौरान आप पंजा नहीं एड़ी उठाते हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हील ऑफ। फ्री स्विंग का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, टॉ ऑफ, क्योंकि इस दौरान पंजा उठाते हो और अब आप स्विंग फेस में जाने की तैयारी में हो। इनिशियल स्विंग का दूसरा नाम एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल स्विंग से इमीडिएटली आप आगे बढ़ते हो तो ये तेजी के साथ आप जाते हो। तो दैट वुड बी द एक्सेलरेशन फेज। और मिड स्विंग का दूसरा नाम मिड स्विंग है, जस्ट लाइक मिड स्टांस का नाम मिड स्टांस है। और टर्मिनल स्विंग में अब आपकी स्पीड कम होने लगेगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डी एक्सेलरेशन। अब थॉट एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो, मैच द ट्रेडिशनल टर्म ऑन द लेफ्ट विद आरएलए टर्म्स। हील स्ट्राइक का दूसरा नाम क्या होगा, इनिशियल कांटेक्ट, तो टॉप से नीचे पे आ जाएंगे। फुट फ्लैट का दूसरा नाम क्या होगा, फुट फ्लैट का दूसरा नाम होगा लोडिंग, राइट, लोडिंग। मिड स्टांस का मिड स्टांस होगा। हील ऑफ का दूसरा नाम क्या होगा, टर्मिनल स्टांस। टॉप का दूसरा नाम फ्री स्विंग। एक्सेलरेशन का दूसरा नाम इनिशियल स्विंग। मिड स्विंग का मिड स्विंग। डी एक्सेलरेशन का टर्मिनल स्विंग। टाइम फ्रेम ऑफ गेट साइकिल की अगर हम बात करें तो स्टांस पे 60% है, और स्विंग आपका 40% है। और सिंगल और डबल लिम्ब सपोर्ट की अगर हम बात करें तो, सिंगल लिम्ब सपोर्ट जो कि आपका मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस है, वो 40% ऑफ गेट साइकिल है। और डबल स्टांस की अगर हम बात करें 20% ऑफ द गेट साइकिल है। ओके, अब यहाँ से अगर हम आगाज करें तो, अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये लिखा हुआ है स्टार्ट। अभी इसने चलना अभी शुरू करना है बेसिकली। तो अब इसके जो राइट और लेफ्ट पैर के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिस लाइन में स्टार्ट लिखा हुआ है ना, उसी लाइन का जो डिस्टेंस है दो पैरों के दरमियान, वो स्टेप विड्थ कहलाएगा, जो आपका 2 से 4 इंच होता है, ठीक है। और जो ये हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वो अपोजिट के दरमियान स्टेप लेंथ होगा, और सेम के दरमियान स्ट्राइड लेंथ होगा। इनिशियल स्टेप की बात करें तो, जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो मूव करता है तीन डायरेक्शन में। पहले तो वो लेटरल और पोस्टीरियर मूव करता है, क्योंकि आप स्विम लिम करा रहे हो, मतलब पैर आपका ऑफ द ग्राउंड होता है लेटरल सेंस में। आपने पहले राइट पैर रखा, राइट पैर रखोगे तो पेल्विस नीचे आ जाएगा राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला ऊपर आ जाएगा। तो मूवमेंट वुड बी द लेफ्ट साइड। एंड देन पोस्टीरियर एज वेल, ठीक है, क्योंकि उसके सहारे ही आप आगे बढ़ते हो। दूसरा जो प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो इसका बिल्कुल रिवर्स है। इसका बिल्कुल रिवर्स है, ये लेटरल था,
तो वो मीडियल होगा। ठीक ठीक है। एंड देन थर्ड है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है। ओके, प्रिपरेशन, लेट्स गो। The initiation of a gate has the appearance of a simple forward fall in regarding of a one's balance by taking a step। ये सारा का सारा जो गेट का आगाज है वो डिपेंड करता है कि जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ने लगते हो अपना बैलेंस भी तो मेंटेन करते हुए जाओगे ना। तो जो पहले कदम लेते हो सारा आगाज बेसिकली वहां से होता है। तो द इनिशिएशन ऑफ अ गेट इज मोर देन अ सिंपल फॉल। मतलब गेट का आगाज करना और आगे गिरने में बड़ा फर्क है। जब आप गिरते हो उस दौरान भी आगे ही गिरते हो मिसाल, तो वो वैसा नहीं है। गिरते वक्त आपकी बॉडी का कंट्रोल, पोस्चरल कंट्रोल डिफरेंट होता है, लेकिन जो गेट का आगाज करना है ना वो अलग चीज। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे मूव करता है। डू रिमेम्बर द फर्स्ट मोशन पैटर्न दैट स्टार्ट विथ inconspicuous changes that the ankle by the mean of bilateral relaxation of the soleus muscle and activation of the। जो पहला मोशन पैटर्न होता है जो बाकायदा आगाज करता है हील स्ट्राइक करते वक्त, वो एंकल से शुरुआत होगी। और वो कैसे होगी? बायलैटरल रिलैक्सेशन ऑफ द सोलियस मसल, जो आपके काफ मसल का वन ऑफ द सोलियस मसल है, एंड अल्टीमेटली एक्टिवेशन ऑफ द टिबियस एंटीरियर। वजह, टिबियस एंटीरियर एक्टिवेट होगा तो डोर्सिफिकेशन आप कर पाओगे ना। और ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ विच इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। जब भी आपका एक एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपोजिट मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टिबियस एंटीरियर की एक्टिवेशन होते ही सोलियस मसल जो कि उसका अपोजिट है वो प्लांटर फ्लेक्सर है, और टिबियस एंटीरियर डोर्सिफ्लेक्सर है। डोर्सिफ्लेक्सर जैसे एक्टिवेट हुआ, ब्रेन ने अल्टीमेटली एक रिलैक्सेशन मैसेज किसको भेजा? प्लांटर फ्लेक्सर को। दैट इज द काफ मसल विच इज सोलियस मसल, वन ऑफ द सोलियस। और सोलियस मसल नी पे भी काम करता है और एंकल पे भी काम करता है। बहरहाल ये सिंपल फिनोमिना विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इनिशियल स्टेप की अगर हम बात करें तो अगर हम देखेंगे ए और पैरों की बात करें तो दो पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर हम बात नहीं करें, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर शो हो रही है। और बीच में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इसको बेसिकली बताया जा रहा है। पहले तो जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है और जो लिखा हुआ है टोटल, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं सिर्फ समझाने के लिए कि भाई जैसे ही आप पैर, फॉर एग्जांपल आप राइट और लेफ्ट पैर दोनों रखते हो, अब लेफ्ट पैर को आप अगर फॉरवर्ड लेके जाते हो, जैसे ही लेफ्ट पैर को लेके जाओगे तो वजन किसके ऊपर आएगा? पूरा का पूरा राइट के ऊपर, मतलब ए टांग के ऊपर। तो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है बेसिकली वो लेटरली डिस्प्लेस कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन आपने दोनों पैर रखे हुए हैं जैसे कि आपके सामने पिक्चर शो हो रही है। ए इज द राइट, सी इज द लेफ्ट, सी इज द लेफ्ट। सही हो गया। जब आप लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाओगे तो सारा का सारा वजन किसके ऊपर आएगा? राइट के ऊपर। तो अल्टीमेटली योर सेंटर ऑफ प्रेशर जो तीर का निशान शो कर रहा है वो किसके ऊपर किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? लेटरल। लेटरल एंड पोस्टीरियर, जो कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, लेटरल और पोस्टीरियरली जा रहा है। और अल्टीमेटली वो शिफ्ट होगा वापस, वापसी की तरफ भी तो शिफ्ट होगा ना। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग है किसकी? सेंटर ऑफ प्रेशर की। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा, दैट वुड बी द फिर इसके बाद ये मीडियल आएगा। तो पहले तीन तरह के फोर्सेस लग रहे थे, तीन डायरेक्शन थे उसके। पहले पहले सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे जा रहा था? लेटरल एंड पोस्टीरियर। जैसे कि आपको तीर के निशान शो किया जा रहा है कि पहले जो छोटा सा तीर का निशान है वो शो कर रहा है इट इज शिफ्टिंग लेटरली एंड देन गोइंग अल्टीमेटली पोस्टीरियरली। उसके बाद इट विल गो मीडियली, दैट इज द सेकंड, एंड देन अल्टीमेटली गो एंटीरियर। तो अगर आप तीर के तीनों निशान देखेंगे, लेटरल and posterior first step, then medial, and then lastly forward। So A, B and C। तो ये जो shifting of center of pressure है ये हम ऊपर यही हम डिस्कस करते हुए आए थे। ठीक है। वेट शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो अगर ये हम किसी भी, अब ये तो अनबैलेंस हो गया, लेकिन स्केट बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो बैलेंस अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पर गेट साइकिल की नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। वेट शिफ्ट का मकसद क्या होता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर को आपकी बॉडी को उस तरफ लेके जाना जिस तरफ आप जाना चाहते हो। सो मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर टूवर्ड द स्टांस लेम। अब अगर ऊपर दोनों पैर हमने देखे थे ना, तो जब आपने लेफ्ट राइट पैर के ऊपर वजन दिया तो पहला जो सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट होगा मिसाल के तौर पे वो लेटरल एंड पोस्टीरियर जाएगा। तो दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर टूवर्ड द स्टांस लेम। पहले आगाज स्टान लिम्ब से हुआ साइमल्टेनियसली एंड देन इट विल गो पोस्टीरियर एंड फिर ये जाएगा मीडियल, दैट इज द सेकंड स्टेप। तो उस दौरान बात हो रही है कि स्टांस लिम्ब पे जैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो उसकी शिफ्टिंग होती है साइमल्टेनियसली, हिप की और नी फ्लेक्शन की मूवमेंट होगी, एंकल की डोर्सिफ्लेक्शन होगी,
और जो स्विंग लिम्ब है वो प्रिपेयर फॉर द टो ऑफ, जो अपोजिट लेग है जिसको उठाने लगे, एंड देन सेंटर ऑफ प्रेशर मूव्स क्विकली टुवर्ड द स्टांस लेन, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। देन जैसे ही टो ऑफ होगा, स्विंग होगी, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है अल्टीमेटली शिफ्ट होगा, कहाँ से, फ्रॉम द लेटरल टू द forward movement over the stance phase, and then center of pressure moves posteriorly, that is the second phase, posteriorly and toward the swing lane, posteriorly, और फिर जाएगा वापस swing lane की तरफ जाएगा, that would be the medially ultimate, ठीक है। And subsequently the activation of the tibialis anterior causes a dorsiflexion and a stance ankle pulling the leg over the foot। फिर आ जाता है वेट शिफ्ट के बाद प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना। एज द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड इन प्रिपरेशन फॉर द टॉप, जैसे आपने टॉप की तैयारी की, अब आप बॉडी आगे बढ़ाने लगते हो, तो जो एंटीरियर थाई के मसल्स हैं, अब एंकल के डोर्सिफ्लेक्सस ने पहले आगाज कर लिया, तो हिप को भी तो आप आगे लेके जाओगे ना बेसिकली। तो एंटीरियर जो थाई के मसल्स हैं, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे, वो नी पे मूवमेंट कराएंगे, एंड देन आपको आगे लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ पेल्विस भी जरूर रोटेट करेगा, क्योंकि ये पेल्विक ड्रिडल की मूवमेंट है। तो एक्टिवेशन ऑफ हिप एबिडक्टर्स क्या करेंगे, laterally movement करवाएंगे, counter lateral the lateral shift of the pelvis toward the swing phase limb, and then limb ultimately unloaded, मतलब वहां से उसका वजन हट जाएगा। तो ये सारे मसल्स के काम है। मिसाल के तौर पर पहला पहला काम है, पहले पहले एक्टिवेट कौन होंगे, एंटीरियर थाई के मसल्स, एंटीरियर थाई के मसल्स एक्टिवेट होंगे, तो क्या करेंगे, टू कीप द नी फ्रॉम फ्लेक्सिंग, जो एंटीरियर थाई के मसल्स हैं वो नी को फ्लेक्शन में जाने से रोकेंगे, क्योंकि उनको एक्सटेंडेड रखेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो नी के एक्सटेंसर है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो, लेट सपोज, तो अगर हमने नी की मूवमेंट नहीं करानी है, आपने पहले कांटेक्ट में हिप की अगर फ्लेक्शन करानी है, तो नी को एक्सटेंडेड पोजीशन में लेके जाना है। तो नी को फ्लेक्शन से बचाने के लिए कौन एक्टिवेट होगा, क्वाड्स का मसल, क्योंकि क्वाड्स के मसल एक्टिवेट होंगे तो नी की एक्सटेंशन होगी और नी फ्लेक्शन से बच जाएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और अल्टीमेटली लेग भी रोटेट करेगी फॉरवर्ड एज अ यूनिट। जब आप हिप की फ्लेक्शन करते हो तो पेल्विस भी तो आगे बढ़ेगा ना, राइट साइड का, जिस तरफ का भी आप मूव ऑन कर रहे हो। उसके बाद हिप के एक्टिव एबडक्टर्स एक्टिवेट होंगे। हिप के एबडक्टर इसीलिए एक्टिवेट होंगे क्योंकि जैसे आपने राइट पैर रखा, पेल्विस आगे गया, तो पेल्विस लेटरली शिफ्ट करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ हिप एबिडक्टर्स होंगे, वो काउंटर लेटरल करेंगे, पेल्विस का जो अपोजिट साइड पे टिल्ट हो रहा है उसको रोकेंगे। रिमेंबर, ग्लूटेस मीडियस राइट साइड का लेफ्ट साइड के पेल्विस टिल्ट को रोकता है, और लेफ्ट साइड का राइट साइड के पेल्विस टिल्ट को रोकता है, ठीक है। देन एक्टिवेशन ऑफ पेरोनियस, जो मसल्स हैं वो एंकल पे काम करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। देन आफ्टर द टॉप के बाद, मतलब प्री स्विंग फेज की बात हो रही है, तो गैस्ट्रोक्नीमियस और हैमस्ट्रिंग के मसल स्टांस लेंग में दे आर यूज्ड फॉर प्रोपेलिंग द बॉडी फॉरवर्ड। जो हैमस्ट्रिंग मसल है और गैस्ट्रोक्नीमियस का मसल है, ये बॉडी को आगे धकेलने में काम करते हैं। आफ्टर द टॉप के बाद क्या आता है, स्विंग फेज आता है। स्विंग फेज का पहला फेज क्या होगा, एक्सेलरेशन फेज। एक्सेलरेशन फेज में टांग आगे जाएगी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, पहले जो आपका पैर प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया, अब आपके अल्टीमेटली जो मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमस वाले, ये मसल सारे काम करेंगे और पैर को बेसिकली आगे लेके जाएंगे, टांग पूरी को आगे ले जाएंगे। एंड देन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड विद इन 1-3 स्टेप डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। और ये पूरी की जो स्मूथली मूवमेंट है, ये बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड है। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल पैटर्न ऑफ गेट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है काइनेमेटिक मोशंस की, अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स के अलावा हर चीज पढ़ेंगे। फोर्स भी आ सकता है लेकिन फोर्स के अलावा, क्योंकि फोर्स पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। पहले पहले इनिशियल कांटेक्ट, जिसका दूसरा नाम है हील स्ट्राइक। हिप की मूवमेंट कितनी होगी, पहले तो पैर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो हिप पे मूवमेंट्स होगी 20 to 40 डिग्री, आप हिप की फ्लेक्शन होगी, नंबर वन थिंग। नंबर टू, नी एक्सटेंडेड होगा। यू रिमेंबर, एंटीरियर थाई के मसल्स काम कर रहे थे, जो कौन से, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स हिप की फ्लेक्शन करवाएंगे, उन्होंने करवा ली, लेकिन विथ एक्सटेंडेड नी। तो नी को फ्लेक्शन से बचाएंगे, तो नी को एक्सटेंशन में रखेंगे तो नी फ्लेक्शन से बचेगा, सो नी वुड बी इन एक्सटेंशन। एंड देन टिबिया की बात करें तो स्लाइटली उस पर रोटेशन होगी, फुट पे सुपिनेशन होगी, एंड मूविंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। अब एंकल की अगर हम बात करें, इनिशियल कांटेक्ट में मूविंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब इनिशियल कांटेक्ट करने के लिए हमें डोर्सल फ्लेक्शन की जरूरत है, लेकिन मूविंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन की बात हो रही है, मतलब आगे की बात हो रही है, क्योंकि आगे हम जाएंगे लोडिंग रेस्पॉन्स में बेसिकली, ठीक है। दूसरा इनिशियल कांटेक्ट पे बात करें तो काइनेटिक्स, अगर हम फोर्सेस की बात करें, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जॉइंट पे, जस्ट लाइक एंकल है, हिप है, इस पे पहले तो इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं। हिप पे जो फ्लेक्शन मूवमेंट है, फ्लेक्शन मूवमेंट कौन कराएगा, क्वाड्रिसेप्स करवाएंगे। दूसरी मूवमेंट्स कौन सी, ग्लूटेस मैक्सिमस एक्टिवेट है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है टू रेजिस्ट द फ्लेक्शन। अब देखें हिप की फ्लेक्शन हो रही है, तो उसके अपोजिट मसल्स भी तो
काम करेंगे ना, और अपोजिट मसल का काम क्या होगा, उन मूवमेंट को रेजिस्ट कराना। इलेक्ट्रोस्पिनिंग स्पाइनल मूवमेंट्स पे काम करेगा। ओके जी, नी और इस पे बात करें तो ई लिखा हुआ ना, ई फॉर इसेंट्रिक मूवमेंट्स की बात, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रेक्शन की बात हो रही है। दो टाइप्स की मसल कॉन्ट्रेक्शन हमारे पास हम मेनली पढ़ते हैं ना, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, और दोनों आइसोटोनिक में आता है। ओके, नी और टिबिया पे बात करें तो नी पे फ्लेक्शन हो रही थी, अभी अभी ने डिस्कस किया था। नी पे एक्सटेंशन हो रही थी, तो क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू कंट्रोल द फ्लेक्शन। फुट और एंकल पे बात करें तो ये मतलब काम करेंगे। फुट पे कौन सी मूवमेंट हमारे पास मेनली हो रही थी, डोर्सिफ्लेक्शन, तो फिब्रिलस एंटीरियर एक्टिवली काम करेगा। लोडिंग रेस्पॉन्स में बात करें तो यहाँ पर आप वजन देना शुरू करते हो। मूवमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो जो मूवमेंट्स हो रही थी हिप पे, पहले फ्लेक्शन हो रही थी, अब आप वो स्लाइटली बैक टू मूवमेंट आएगी टूवर्ड द एक्सटेंशन, कि अब आप वजन देना शुरू करें तो एक्सटेंशन होगी और एडक्शन होगी। रीजन एडक्शन इज मोर स्टेबल, तो एडक्शन और मीडियल रोटेशन होगी तो आप एक टांग के ऊपर वजन दे सकोगे। आप देने जा रहे हो बेसिकली। नी की बात करें तो वही 20 to 40 डिग्री थी, अब यहाँ पर 20 डिग्री ऑफ नी की फ्लेक्शन है। मिड स्टांस में नी एक्सटेंशन में आ जाता है, वहां पर नी एक्सटेंशन में था ना, अब वो नी एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में आ गया, ठीक है। एंड देन टिबिया वहां पर लेटरली रोटेट कर रही थी, यहाँ पर मीडियली रोटेट करेगी। देखिए अपोजिशन है, अपोजिट है सारे। वहां पर फुट सुपिनेटेड था, यहाँ पर प्रोनेटेड होगा। मूविंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन ऑब्वियसली टू डॉर्सी फ्लेक्शन, क्योंकि आगे जब हम इसके ऊपर वजन देंगे तो फिर से डॉर्सी फ्लेक्शन होगी। फर्क सिर्फ ये होगा, पहले इनिशियल कांटेक्ट में जो डॉर्सी फ्लेक्शन हो रही थी वो ओपन काइनेमेटिक चेन में थी, अब क्लोज काइनेमेटिक चेन में, क्योंकि डिस्टल सेगमेंट फिक्स्ड है। लोडिंग रेस्पॉन्स में फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जो जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर जॉइंट्स लगेंगे, उनके ऊपर वो फोर्सेस लगेंगे। हिप के ऊपर अगर हम बात करें तो हिप की कौन सी मूवमेंट्स हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, तो ग्लूटेस मैक्सिमस मसल काम करेंगे रेजिस्ट, मूवमेंट रेजिस्ट करने के लिए। और क्योंकि अब वो एक्सटेंशन में वापस आप लेके जा रहा है। नी और टिबिया पे बात करें तो फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस हो गया। फुट और एंकल पे बात करें तो वहां पर टिबियलिस एंटीरियर था, यहाँ पे टिबियलिस, क्योंकि चीजें अपोजिट होती जा रही है तो मसल्स भी अपोजिट यूज होते जाएंगे। मिड स्टांस की बात करें तो सिंगल लिम्ब सपोर्ट है, जहां पर दूसरी टांग आपकी अमूमन जो है ऑफ द ग्राउंड होती है, या लास्ट फ्री स्विंग स्पेस में होती है। पेल्विक की रोटेशन होगी, लेकिन अब पेल्विस रोटेट करेगा पोस्टीरियरली। नी की बात करें तो नी की 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन होती है, मतलब नी की मूवमेंट कम हो रही है। पहले 20 डिग्री थी लास्ट में, अब पहले जीरो थी, एक्सटेंडेड थी पूरी, तो फ्लेक्शन तो मैक्सिमम हुई, एक्सटेंशन जीरो थी। फिर एक्सटेंशन से 20 डिग्री फ्लेक्शन पे, अब 15 डिग्री फ्लेक्शन पे। अब टिबिया फुट न्यूट्रल, जो पहले सुपिनेटेड था फिर प्रोनेटेड था, अब न्यूट्रल है। एंकल की 3 डिग्री से डोर्सिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और मिड स्टांस में अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ये सारे मसल्स काम करें। टर्मिनल स्टांस, जिसका दूसरा नाम है लोडिंग रेस्पॉन्स, अब अगेन वो मूवमेंट थोड़ी बहुत रिवर्स होती जाएंगी, अपोजिट होती जाएंगी। टर्मिनल स्टांस में अब राइट टैंक पूरी बिल्कुल पीछे चली गई, हिप एक्सटेंशन में जाएगा, 50 डिग्री एबिडक्शन में जाएगा और लेटरल रोटेशन में जाएगी। और नी पे सिर्फ 4 डिग्री फ्लेक्शन है, टिबिया लेटरली रोटेट करेगी, वही फर्स्ट वाली फेज आ गई, इनिशियल कॉन्टेक्ट वाली। फिर से हम डोर्सिफ्लेक्शन में आए। ओके जी, लास्ट प्री स्विंग फेज में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर आप मैक्सिमम हील ऑफ करके अब आप चले जाते हो टॉ ऑफ की तरफ चले जाते हो। तो जैसे ही आप टॉ ऑफ करने लगते हो तो आपका एंकल पहले तो प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, नंबर वन थिंग, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे ही हिप होगा आपका, वो फ्लेक्शन में होगा, मूविंग टू 10 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, एबिडक्शन एंड लेटरेशन। जो राइट हिप की अगर मैं बात करूँ तो हिप आपका एक्सटेंशन में है, आप देखेंगे राइट पैर पूरा पीछे है। एंकल की मूवमेंट प्लांटर फ्लेक्शन है, तो एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होगा। नी स्लाइड फ्लेक्शन में होगा, नी देखेंगे फुल एक्सटेंशन से 40 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और पैर सुपिनेटेड है, टिबिया लेटरली रोटेटेड वगैरह। अब हम आ जाते हैं इनिशियल स्विंग में। इनिशियल स्विंग में पैर दूसरे के कंपेयर में हमेशा पीछे होगा, और मिड स्विंग में बीच में होगा, और टर्मिनल स्विंग में आगे होगा, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन फेज भी कहा जाता है। अब आप एक्सटेंशन से, हिप की एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में जाओगे, तो हिप जो पूरा का पूरा एक्सटेंडेड था अब वो फ्लेक्शन में चला जाएगा, स्लाइटली फ्लेक्शन, कहाँ तक, 0 से 15 डिग्री से 30 डिग्री तक भी आ सकता है। नी की बात करें तो 30 to 60 डिग्री फ्लेक्शन, क्योंकि मिड स्विंग में इसके बाद जो फेज आएगा उसमें नी मैक्सिमली फ्लेक्स करता है, टिबिया लेटरली रोटेट करेगी, स्लाइडली प्रोनेशन, और पैर अगेन आपका प्लांटर फ्लेक्शन से अब आप डोर्सिफ्लेक्शन। क्यों, अब आपने फिर से इनिशियल कांटेक्ट करना है दो फेजेस के बाद, तो आपने पैर की तैयारी करनी है प्लांटर फ्लेक्शन से डोर्सिफ्लेक्शन की तरफ आना, ठीक है? अब हम जाते हैं पहले पहले इनिशियल स्विंग में आ जाते हैं।
इनिशियल स्विंग के दौरान जो मेन मेन चीज होगी वो हिप एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में आएंगे। तो अल्टीमेटली हिप के फ्लेक्सर, सी सी फॉर कंसेंट्रिक मूवमेंट, तो हिप के फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हिप के फ्लेक्सर कौन से, क्वाड्रिसेप्स मसल कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और ग्लूटेस मीडियस, क्योंकि आपके जो मेन मसल्स होंगे वो हिप की फ्लेक्शन के साथ साथ एबिडक्शन भी कराएंगे, क्योंकि जब जब आपका पैर एक्सटेंशन में जाता है आप अल्टीमेटली एडक्शन में जाते हो, लेकिन जैसे ही फ्लेक्शन में आएगा तो आप एबिडक्शन में आते जाओगे। तो हिप के फ्लेक्सर और एबडक्टर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, कंसेंट्रेटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नी और एक नी की भी मूवमेंट, जो नी अब फ्लेक्शन में जाए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नी फ्लेक्शन में ही जाएगा। और फुट पे अभी तक आपकी डोर्सिफ्लेक्शन होगी, अब आप डोर्सिफ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ वापस आओगे। फुट पे डोर्सिफ्लेक्शन वजह क्या है, क्योंकि इनिशियल फॉर्म स्विंग के बाद मैक्सिमम मिड स्विंग है। मिड स्विंग में आपका पैर नी की मैक्सिमम मूवमेंट, नी की जितनी मैक्सिमम मूवमेंट होगी पैर भी जाहिर सी बात है उस पोस्टर में होगा। अभी एंकल पे इतना काम नहीं होगा, लेकिन जैसे टर्मिनल स्विंग में आप जाएंगे अल्टीमेटली आप डोर्सिफ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। मिड स्विंग पे मैक्सिमम नी की फ्लेक्शन होती है 45 डिग्री, 50 45 तक होती है, 30 से 60 के दरमियान। हिप मैक्सिमम अब फ्लेक्शन में कंटिन्यूस करता जाएगा, क्योंकि हिप फ्लेक्शन में जाएगा तो आगे स्टांस फेज में जाएगा। टिबिया लेटरल रोटेट, एंकल न्यूट्रल है यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं लास्टली मिड स्विंग एट टर्मिनल स्विंग। टर्मिनल स्विंग में हिप की मैक्सिमम अब फ्लेक्शन होगी, क्योंकि आप इनिशियल कांटेक्ट की तरफ जा रहे हो। और नी जो है फिलहाल फुल फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी होगी तो इनिशियल कांटेक्ट होगा। इनिशियल कांटेक्ट होगा तो आगे बढ़ोगे, स्लाइटली रोटेशन। एंकल अभी तक न्यूट्रल पोजीशन में है, क्योंकि अब इसके बाद न्यूट्रल से प्लांटर फ्लेक्स, डॉर्सिफ्लेक्शन से न्यूट्रल में आया, अब मैक्सिमम मूवमेंट होगी डॉर्सिफ्लेक्शन में और आप आगे बढ़ोगे। दिस इज हाउ द टर्मिनल स्टांस, टर्मिनल स्विंग फेस। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे यहाँ पर डोर्सिफ्लेक्शन, स्लाइटली डोर्सिफ्लेक्शन भी होती है, तभी इन्होंने मेंशन किया है डोर्सिफ्लेक्शन आइसोमेट्रिकली। So this is how a gate cycle is basically completed, if I'm not wrong. And then come to the division of the gate cycle, जो हम already discuss कर चुके हैं. So I am done with the all the sub phases and phases. यहाँ पर हमने दो चीजें और डिस्कस नहीं की। एक एबनॉर्मल गेट पैटर्न जो मैंने उसके लिए अलग प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये नॉर्मल गेट पैटर्न था। गेट पैटर्न हम उसको नहीं कहेंगे, नॉर्मल गेट साइकिल कहेंगे। इसका टाइटल थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न वर्ड हमेशा यूज होता है वो जो 2 पॉइंट गेट पैटर्न, 3 पॉइंट गेट पैटर्न, 4 पॉइंट गेट पैटर्न, वो हमेशा एबनॉर्मल होता है जब जब बंदा कोई वॉकिंग एड यूज करता है। सो दिस वाज अ नॉर्मल गेट एंड गेट साइकिल एंड और उसके पैरामीटर ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई एम डन विद दिस प्रेजेंटेशन and you are welcome to join my CMT Academy for self-license examination. Or instead of that, if you are facing any difficulty in any presentation, send to me, email me, contact to the Center of Mental Therapy. I will try my best कि मैं उसके ऊपर लेक्चर दे सकूं। मेरा मकसद सिर्फ इस प्रेजेंटेशन सीरीज का ये है कि मैं डिफरेंट मुश्किल जो प्रेजेंटेशन हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर कोई इसमें और सजेशन या चीजें आपके हिसाब से पुट करनी चाहिए तो आप उसके ऊपर कमेंट भी करें। ठीक है।